हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। मैं आपका दास सर एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ टेस्ट सॉल्यूशन का वीडियो। तो फटाफट पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे इस पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा बेटा एक ब्लॉक है जिसका मास 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम ये हो चुका है। केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया बेटा, विच इज 10 मीटर लॉन्ग। ये 10 मीटर लॉन्ग है जिसका हाइट है 3.2 मीटर। क्या कह रहा है बेटा, कॉलम मैच करना है। वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन द टॉप। ब्लॉक को ग्राउंड से उठाना है और टॉप पे रखना है। वर्क डन कितना होगा बेटा, mgh। m कितना है 0.2, g कितना है बेटा 10 और h कितना है 3.2। कितना आएगा 6.4 जूल। कितना आएगा 6.4 जूल। तो इसका 1 आएगा। ए का क्या आएगा बेटा 1 आएगा। वर्क डन टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, यानी कि ब्लॉक को बेटा ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि वर्क डन जो होता है बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। वो क्या फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो वर्क डन ऐसे लेकर के आओगे वही वर्क डन ऐसे भी लेकर के मिलेगा। यानी कि बी का भी ऑप्शन क्या आने वाला है बेटा, 1 ही आने वाला है। फिर कह रहे थे स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द ग्राउंड व्हेन द लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अगर ब्लॉक को ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या बेटा, mgh, यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नीचे आकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाफ mv स्क्वायर, m से m कटेगा बेटा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v बराबर अंडर 2gh। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास 64। तो v बराबर कितना आ गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सी वाले का आंसर आएगा बेटा 4। तो 114 अगर मैच करोगे तो ए का 1, बी का 1, सी का 3 आ रहा है। गलत है बेटा, ये 4 आएगा, यहां पर 4 होगा। नेक्स्ट, वर्क डन इन स्टार्टिंग स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के फ्रॉम लेंथ N1 टू L2। बेटा स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग W इक्वल टू हाफ के डेल्टा x का स्क्वायर, मतलब हाफ के L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कह रहा बेटा यहां पर भी मैच द कॉलम है। फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। जब भी फोर्स वेलोसिटी के अलोंग होगा तो वर्क डन आपका 0 से ज्यादा होगा, मतलब वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि वर्क डन क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए का देखो, वर्क डन ग्रेटर देन 0, तो इसका हो गया 3। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वर्क डन हो गया बेटा 0। तो ए का आ चुका है, बी का आ चुका है, मिक्स करके देख लेते हैं मैच करके। तो ए का है 3, ए का है 3 और बी का है 1। कहीं और भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट दिख रहा है। आगे बढ़िए। द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप ओवर 0 फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर। कह रहा बेटा ब्लॉक को यहां से उठाया, घुमाया, यहां पर लेकर के चले गए। कह रहा वर्क डन 0 है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0 आएगा। असर्शन क्या है, करेक्ट है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स। वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर। बिल्कुल डिपेंड करता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर है नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां पर वर्क डन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा एक कंप्लीट लूप में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, a force act on a 30 gram particle in such a way that the position of the particle इतना। तो बेटा देखो x की वैल्यू दिया है 3t माइनस 40 स्क्वायर और प्लस टी क्यूब। बेटा यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। यह आएगा आपके पास कितना 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। पहला वेलोसिटी निकालो जब समय 0 था तो कितना आएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालो जब समय 4 हो गया तो 3 माइनस 32 प्लस 48। देखो 4 4 16, 16 3 48। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, v फाइनल कितना आएगा 19 मीटर पर सेकेंड। आइए सॉल्व करते हैं। वर्क डन बराबर कितना होता है बेटा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक हाफ m कॉमन कर लो बेटा, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है बेटा 30 ग्राम, 30 इंटू 10 पावर माइनस 2। v फाइनल कितना हो गया बेटा आपके पास 19 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना हो गया बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर।
तो बेटा ये हो गया 15 इंटू 10⁻² इंटू 19 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया जाए अगर, तो मुझे लगता है हेल्प मिल जाएगा आपको। ए प्लस बी 22, ए माइनस बी 16। इसको सॉल्व किया जाए बेटा, 15 टू जा 30 03 कैरी, 15 टू जा 33 330 इंटू 16 इंटू 10⁻², तो 3.30 इंटू 16 देखो बेटा ये 2 जीरो मैंने इसको दे दिया, तो ये 3.30 हो गया। फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 8 करके आ रहा है बेटा। अब 5 to 8 का फंक्शन ए नहीं होगा बेटा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो 530 के क्लोज है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, और ये करेक्शन में जाएगा बेटा, ये करेक्शन में जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया है 10, फोर्स दिया है 5, आपसे पूछ रहा है थीटा बताओ, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है बेटा। वर्क डन कितना दिया हुआ है, वर्क डन इज 25 जूल, तो 25 इक्वल टू 5 इंटू 10 कॉस थीटा, 5 5 25, 5 2 10, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। कॉस में 1/2 कब होता है बेटा, 60 डिग्री पे होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, work need to be done to move a body up the inclined plane is 0। अगर बेटा यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या इसको ऊपर लेके जाने में काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां पर लगता है बेटा कितना mg sin थीटा, इस mg sin थीटा के अगेंस्ट तुमको काम करना पड़ेगा, वर्क डन तो तब भी होगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 गलत। आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सा गलत है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये सही है, हाफ mv स्क्वायर। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज the normal reaction on the body on it increases। देखो बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये ब्लॉक है तो आपको भी पता है कि इधर होता है बेटा mg sin थीटा, इधर होता है mg cos थीटा, और इधर होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और cos थीटा का नेचर कैसा है बेटा, थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी cos में, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि cos में एंगल जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो यहां पर ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि कह रहे देखो कि जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। 4 वाले को देखो, अ डस्टर वेइंग 0.5 kg, तो एक डस्टर है बेटा जिसका मास है 0.5 kg, ये एक दीवार पे इज प्लेस्ड अगेन अ वर्टिकल बोर्ड विथ 11 न्यूटन फोर्स। 11 न्यूटन फोर्स लगा करके बेटा इसको दबाया गया। तो एक बात तो क्लियर है, अगर 11 न्यूटन का फोर्स लगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना लगेगा बेटा, 11 न्यूटन का लगेगा, 11 न्यूटन का लगेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि दीवार और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है बेटा वो 0.5 है, और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू न्यू इंटू एन होता है, जो कि आएगा कितना बेटा 5.5 न्यूटन। और एक और चीज क्लियर है कि यहां पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 0.5 इंटू 10, जो कि आएगा 5 न्यूटन। अगर इस डस्टर को मुझे ऊपर लेकर के जाना है बेटा, तो मुझे इस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा, और मुझे इस ग्रेविटेशनल पुल को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 10.5 न्यूटन। यानी कि इस डस्टर को ऊपर लेके जाना है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें पता है W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है बेटा 10.5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करो 1.05 जूल आएगा। यानी कि वर्क डन टू मूव द डस्टर अपवर्ड, ऊपर लेकर के जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा बेटा, ये कह रहा है 0.55 करना पड़ेगा, जो कि आंसर आ रहा है 1.05 जूल करना पड़ेगा। तो गड़बड़ है। सो आपका यहां पर ऑप्शन सही होगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3। A running man has a half the kinetic energy of that of boy। देखो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि आदमी की काइनेटिक एनर्जी, तो के मैन इज इक्वल टू हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। क्लियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, अब आगे वैल्यू रखो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन हाफ मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर।
इक्वल टू हाफ, बॉय का कितना बेटा, हाफ मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। समझ आई बात? अब देखो यहां पर कुछ और चीज कर रहे हैं, द मैन स्पीड अप, उसके पहले भी हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, यानी कि लड़के का जो मास है बेटा वो आदमी के मास से आधा है। तो क्या मैं यहां पर 1/2 2 इंटू मास ऑफ बॉय लिख सकता हूं? तो यहां पर आ जाएगा बेटा वी मैन का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू हाफ मास ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। बेटा ये 2 से 2 कटेगा और ये 2 2 जा 4 हो गया, जो कि इधर आएगा, तो 4 मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ बॉय इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ बॉय मास ऑफ बॉय कैंसिल होगा बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 वेलोसिटी ऑफ मैन। ये आ गया बेटा एक और रिलेशन। अब क्या कह रहा है कि अगर आदमी ने अपने स्पीड को 1 बढ़ा दिया, देखो क्या कह रहा है, द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इफ स्पीड ऑफ मैन बिकम्स, बेटा मैन की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2, वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2 प्लस 1। आदमी ने अपनी स्पीड 1 बढ़ा दी, बेटा ये मैंने आदमी का स्पीड लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन में से इधर 2 इधर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आएगा, वीवी बाय 2 आएगा, इसमें 1 जोड़ दिया। कह रहा अगर ये हो गया तो बॉय और मैन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये आदमी की स्पीड है तो लिखो आदमी का मास हाफ 2 मास ऑफ बॉय, डबल था, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू हाफ मास ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? देखो बेटा एमबी से एमबी जाएगा, ये हाफ से हाफ जाएगा, तो यहां पर आपको 2 मिलेगा। देखो ये 2 इधर आएगा, 2 वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। सही है? अब देखो बेटा आपको क्या मिल रहा है, √2 वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय। देख लो बेटा अपने एंड से। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना और इसी को आगे सॉल्व कर लेना। √2 से मल्टीप्लाई करो तो √2 वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2, और 2 को मैं लिख रहा हूं √2 इंटू √2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा इक्वल टू क्या मिला बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ बॉय को इधर लेकर के आओ क्योंकि मुझे उसी की वैल्यू चाहिए। यस और नो? ये √2 से √2 कैंसिल होगा, इसको इधर लेकर के आओगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉय √2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ √2। ओवरऑल मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉय की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय अगर मैं कैलकुलेट करूं देखो तो मुझे मिलेगा 1/√2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ √2। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय आ गया बेटा आपके पास माइनस ऑफ √2 अपॉन 1 माइनस √2 अपॉन √2, यानी कि यहां पे आ गया √2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय हो गया बेटा -2 अपॉन 1 माइनस √2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या लिखूंगा बेटा, माइनस अंदर भेज दो तो 2 अपॉन √2 माइनस 1, 2 अपॉन √2 माइनस 1। ये बॉय की वेलोसिटी है, ये बॉय की स्पीड है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू 2 अपॉन √2 माइनस 1। लेकिन यहां पर किसका पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है मैन की स्पीड पूछ रहा है। देखो और जो स्पीड ऑफ द मैन की स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो मैन की स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, कह रहा है कि मैन की स्पीड बॉय की स्पीड से आधी थी तो बॉय निकाल दिया, हाफ 2 कर दो, क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय 2। और अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 1 अपॉन √2 माइनस 1, 1 अपॉन √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए।
द फिगर गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि du अपॉन dx जो है वो फोर्स देता है। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। और जब भी डिफरेंशिएशन होता है मतलब हम किसकी बात करते हैं? स्लोप की बात करते हैं। स्लोप मतलब एंगल की बात करेंगे। तो अगर आप तुम देखोगे कि यहां पर ये जो C और D वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो आपसे पूछ रहा था कि फोर्स किसका सबसे ज्यादा है, तो CD का स्लोप सबसे ज्यादा है तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा होगा। Two bodies A and B having the masses in the ratio of 3:1 possess the same kinetic energy, the ratio of the linear momentum। देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2mk। मास का रेशियो 3:1 दिया है, यानी कि अगर मैं पहले वाले का मोमेंटम लिखूं तो 2 × 3m, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बेटा? k। और दूसरे का मोमेंटम लिखना चाहें तो 2 × 1m × k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है? सेम। मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू, इस पूरे को डिवाइड करोगे बेटा ये पूरा फंक्शन आएगा 2 × 3mk डिवाइडेड ओवर 2 × m × k। कैसे k कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू मिला आपको बेटा √3/1। √3/1। लेकिन हमसे पूछ रहा बेटा B2 है, उल्टा हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक। A bomb of mass 9 kg exploded into the pieces of mass 3 kg and 6 kg. The velocity of mass 3 kg is 16 meter per second. The kinetic energy of the mass 6 kg in the joule। देखो बेटा, ये एक बॉम्ब है। इस बॉम्ब का मास अगर हम m मानते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मानते हैं। क्यों 0 मानते हैं? मान लेते हैं बॉम्ब कहीं रखा हुआ है, तो ये बॉम्ब फटा तो 2 पार्ट में टूट गया। एक हो गया बेटा कितना? 3 kg का, और एक हो गया 6 kg का। 3 kg वाला 16 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और 6 kg वाले का स्पीड आपसे पूछ रहा है। हाँ भाई, स्पीड निकालोगे तब तो काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे। तो यहां पर मोमेंटम कितना होगा बेटा? 0 इक्वल टू, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, मोमेंटम कंजर्व कर दो, 3 × 16 + 6 × v। तो 6v इक्वल टू 3 × 16, तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 × 16 अपॉन 6, 3 × 2 = 6, और ये आ गया बेटा 8। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इसका कितना आ गया बेटा? बॉम्ब का इस वाले पार्ट का वेलोसिटी कितना आ गया? 8 आ गया। तो आपसे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हाफ mv²। 192 आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 192 आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। मैं आगे कुछ क्वेश्चंस में बेटा कैलकुलेशन अवॉइड करूंगा, आप तुम ध्यान से देखते रहिए। एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। तो टाइम हो गया बेटा 10 सेकेंड, और डिस्टेंस हो गया आपके पास 100 मीटर। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, तो 10 मीटर पर सेकेंड की इसके पास क्या आ गया बेटा? स्पीड आ गया। His kinetic energy can be estimated in the range। बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ mv²। और एक अडल्ट एथलीट, एथलीट कह रहे हैं ना बेटा, ओलंपिक गेम्स में जो एथलीट होते हैं बेटा, अडल्ट एथलीट का एवरेज एज वेट कितना होता है? 70 किलोग्राम। तो अप्रोक्सीमेट 70 रख दो यहां पे, तो हाफ × 70 × वेलोसिटी कितनी आ रही है? 10 का स्क्वायर मतलब 100। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा आपके पास लगभग 3500 जूल। और ये 3500 जूल कहां पर है बेटा? 2000 से लेकर 5000 जूल तक का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ m kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। बेटा ये मास है 1.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। यानी कि इसका k दे रखा है बेटा कितना बेटा? 50 न्यूटन मीटर। ठीक। इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 0.15
द वैल्यू ऑफ द मास m इज, मास m पूछ रहा है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये चल रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और फाइनली जब ये पूरा कंप्रेस कर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बेटा यहां पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। देखो मैं लिख रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, हाफ मास इंटू वेलोसिटी 1.5, तो 2.25 ये आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर आ गया, इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। केवल एक ही प्रकार का फोर्स है, वो स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के कितना बेटा 50, और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है 0.15 का स्क्वायर, तो 0.15 का स्क्वायर करेंगे तो 0.025 आएगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब मुझे मास निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये हाफ से हाफ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। तो m को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एक जीरो इसको दे दो, तो इसको मिलेगा आपको कितना, 5 इंटू 0.25 डिवाइडेड ओवर 2.25। तो अगर यहां पर एक जीरो और दे दो तो ये 0.5 हो गया, और ये हो गया बेटा 2.5 डिवाइडेड ओवर 2.25। ये भी 2.25, ये भी 2.25 कट गया, कितना आया 0.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। याद रखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा इस क्वेश्चन में। टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट K1 and K2, K1 is greater than K2 when they are stretched by the same force, no work is done in the case of both the spring। देखो बेटा K1 बड़ा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होता है उसको ज्यादा फोर्स चाहिए एक्सटेंड करने के लिए, ये याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दोनों केस में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, गलत। स्प्रिंग को खींचने में हमेशा वर्क डन करना पड़ता है बेटा। इक्वल वर्क इज डन इन द केस ऑफ बोथ बॉडी, बेटा इक्वल वर्क डन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक का के क्या है, ज्यादा है। वर्क डन का फॉर्मूला स्प्रिंग का क्या होता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो भले यहां पर फोर्स दोनों को सेम लगाया गया, क्योंकि के अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। यानी कि जिसका के बड़ा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा, और जिसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा प्यारे बच्चे उसका वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। मोर वर्क इज डन इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। दूसरे स्प्रिंग का के कम है, यानी कि वो ज्यादा एक्सटेंड होगा तो उसको वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ v इन अ टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, जीरो है। कितनी देर में ये v पे पहुंच जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम में। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन a है और यहाँ पे t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, v अपॉन कैपिटल T। इक्वेशन नंबर 1, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। अगर तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया बेटा, तो मान लेते हैं t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। मान लो t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो लगाओ यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन कितना निकालो बेटा, एक्सीलरेशन निकला v अपॉन कैपिटल T और यहां पर स्मॉल लेटर t। तो यानी कि जो वेलोसिटी आई है बाद में, ये वाली जो वेलोसिटी आई है उसकी वैल्यू कितनी है, v अपॉन टी इंटू टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स कितना है बेटा, मास है m, और एक्सीलरेशन निकाला हमने v बाई टी। बोलो हाँ ना। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना बेटा, v बाई टी, यानी कि वापस से v बाई टी इंटू टी आ जाएगा। तो देखो बेटा पावर का वैल्यू कितना आ रहा है, पावर p इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर इंटू टी। देख लो, v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, तो m v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी,
एम वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। A constant power is applied to a car starting from rest v is the velocity of the car at time t, then देखो बेटा पावर कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू होता है बेटा W बाई टी। P होता है W बाई टी। तो अगर मैं पावर लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको dW अपॉन dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो ये हो गया पावर P dt इक्वल टू dW। तो P dt इक्वल टू dW को मैं लिख सकता हूं F dx। तो यहां पर आगे बेटा पावर इंटू dt इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू dV अपॉन dt इंटू dx। और अगर तुम देखो तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होती है बेटा? dx अपॉन dt वेलोसिटी इंटू dV हो गया। बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो, समय शून्य से लेकर के, जब समय शून्य था तो वेलोसिटी जीरो तक, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था। फिर समय t हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया वही निकालने के लिए कह रहे हैं। तो पावर हो गया बेटा, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा जीरो से लेकर के t इक्वल टू m, ये आएगा बेटा v स्क्वायर, 2 बाहर कर लो जीरो से v, तो आपको मिलेगा pt इक्वल टू m बाई 2v स्क्वायर। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2p बाई m इंटू टी इक्वल टू v स्क्वायर। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो t, v इधर भेज दो तो अंडर रूट टी इक्वल टू v, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट। अ फोर्स अप्लाइड बाय एन इंजन ऑफ अ कार ट्रेन, मास ट्रेन का बेटा, ट्रेन का मास दिया है कितना? 2.05 इंटू 10 टू द पावर 6, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v इनिशियल कितना दिया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल कितना दिया है? 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। टाइम दिया है बेटा कितनी देर में चेंज कर रहा है? 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकंड्स में चेंज कर रहा है। द पावर ऑफ द इंजन, इंजन का पावर पूछ रहा है बेटा, पावर कितना होगा? तो एक बात बताओ मुझे, क्या पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है? क्या वर्क डन होता है हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर और टाइम बेटा टी? तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो पावर पी इक्वल टू बेटा हाफ तो हाफ है, मास कितना है आपका? मास है आपका 2.05 इंटू 10 टू द पावर 6, फाइनल वेलोसिटी बेटा 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 300। तो P इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपके पास? थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ इंटू 2.05 इंटू 10 टू द पावर 6, बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहां पे, तो 25 पास 30 और 25 में से गया 20 डिवाइडेड ओवर 300। बेटा ये कट गया, 10 आ गया, 10 दूना 20 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो पावर आ गया बेटा 2.05 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2.05 मेगावाट, 2.05 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट। If E is the coefficient of restitution, then what will be the ratio of velocity of two balls after collision? देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे एक बॉल है जिसका मास m है, ये u वेलोसिटी से चल रहा है, एक दूसरा मास है इसकी वेलोसिटी रुकी हुई है, दोनों मासेस एक दूसरे के साथ कोलाइड किया तो एक मास जाएगा v1 से और एक मास जाएगा v2 से। याद रखिएगा ये बात। अब अगर यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो आप लिखोगे mu इक्वल टू m कॉमन हो गया तो v1 प्लस v2 मिल गया। अगर m से m काटोगे तो u इक्वल टू मिलेगा आपको बेटा v1 प्लस v2। ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 1। क्या ये वाला चीज आपको समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बताऊं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, v2 अपॉन v1 इक्वल टू u लिख सकते हैं। बोलो हाँ यार, ठीक है। तो अगर बेटा यहां पर आप u को इधर भेज दो तो आप लिखोगे eu इक्वल टू v2 माइनस v1, ये मिला इक्वेशन नंबर 2। अगर बेटा मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो आप देखो v1 से v1 जाएगा और v2 और v2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 2v2। और इनको ऐड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा eu प्लस u इक्वल टू 2v2। तो v2 आपको कितना मिला बेटा? v2 आपको मिला e प्लस 1
u बटे 2। और अगर आपने V2 निकाल लिया है बेटा, अगर आपने V2 निकाल लिया है तो V2 की वैल्यू को यहां पे रखो तो आपको V1 भी मिल जाएगा। तो EU इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी आई है, E प्लस 1 U बटे 2 माइनस ऑफ V1। V1 को इधर भेजो बेटा तो आपको मिलेगा EU प्लस U अपॉन 2 माइनस EU। तो V1 आपके पास कितना आ गया बेटा, देखो EU प्लस में और यहां पर माइनस 2 EU, तो मिलेगा आपको U प्लस नहीं माइनस EU अपॉन 2, मतलब U कॉमन करोगे तो 1 माइनस E अपॉन 2। अब आपसे बेटा V1 और V2 का रेशियो पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं, V1 अपॉन V2 करोगे तो देखो बेटा V1 की वैल्यू है U 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 2 इंटू, पलट दो बेटा, 2 अपॉन E प्लस 1 इंटू U। U से U, 2 से 2 कट गया, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू बेटा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। और यही रेशियो आपसे पूछा था 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? चलो अब देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A block of mass m is moved towards a movable wedge of mass capital M। ये वेज है जिसका मास कैपिटल M है बेटा, ये खुद भी मूव कर सकता है, ये कह रहा है ऐसा। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, u वेलोसिटी से चल रहा है। इफ द ब्लॉक जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वेज, अगर ये ब्लॉक टॉप ऑफ द वेज पे पहुंचता है बेटा, द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी होगी? चलो ठीक है बेटा, अगर मैं इसको पूरा कहूं एक सिस्टम मान लूं, तो अगर मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो मुझे यहां पर कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। मान लेते हैं मास m है, ये u है आपका मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, ठीक। उसके बाद दोनों मासेस आपस में जुड़ गए और इनकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? v होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी कंबाइंड सिस्टम का, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी की बात करूं तो वो कितना आएगा बेटा? mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये क्या है? ये बॉल जब इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट जब इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये वो फॉर्मूला है बेटा, v इक्वल टू mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्लियर है मेरी बात? चलिए ठीक है। अब देखो इस बॉडी के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी था उसने यहां पर दो काम किया। क्या? पहला तो इस सिस्टम को मूव कराया, यानी कि इसने जो काइनेटिक एनर्जी था इसके पास, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हुआ और कुछ हिस्सा इसने यहां से यहां तक चढ़ने में खर्च कर दिया। यानी कि हाफ m u स्क्वायर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहला पार्ट था बेटा हाफ m प्लस कैपिटल m v स्क्वायर, और इसका v, इस मास का v कितना बेटा? m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। प्लस दूसरा इसने क्या किया बेटा? mgh, यानी कि छोटे वाला मास ऊपर तक चढ़ा है तो m इंटू g इंटू h। आपसे यही u पूछ रहा है। क्या मैं यहां से एक कैंसिल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं सर। और अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं और एक m सब में से खा जाऊं तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर गया बेटा, 2 से 2 खा जाएगा, आपको मिलेगा m u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस 2gh, क्योंकि m जा चुका है। अब हमें चाहिए u स्क्वायर की वैल्यू, तो बेटा इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो u स्क्वायर माइनस ऑफ m u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू 2gh। बेटा एलसीएम लेंगे तो ये होगा m u स्क्वायर प्लस कैपिटल M u स्क्वायर माइनस स्मॉल m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू 2gh। ये और ये कैंसिल होगा प्यारे बच्चे, और अगर मैं u स्क्वायर को कॉमन करूं यहां से तो u स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ये तो 2gh रहेगा, साथ में ये ऊपर जाएगा यहां पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये जो m है वो नीचे आ जाएगा, कैपिटल M क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और अगर मैं u की वैल्यू लिखना चाहूं तो आप देख पाओगे बेटा क्या आएगा? अंडर रूट
2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M, अंडर रूट 2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M। बट यहां पर k के टर्म में दिया हुआ है बेटा, तो k के टर्म में कैपिटल M को वैल्यू को स्मॉल km लिख सकते हैं हम लोग। तो आपको मिलेगा u इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, u इक्वल टू अंडर रूट 2gh स्मॉल m प्लस k स्मॉल m डिवाइडेड ओवर k स्मॉल m। स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m गया तो u इक्वल टू मिला बेटा अंडर रूट 2gh 1 प्लस k अपॉन k, अंडर रूट 2gh 1 प्लस k अपॉन k। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहे अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम एंड मूविंग विद 600 मीटर पर सेकंड। तो देखो एक बुलेट है ये, जिसका मास है बेटा 20 ग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है वो 600 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है ये एक मास से टकराया, ये जिसको इसने 0.2 मीटर हाइट तक उठा दिया। तो उठने के बाद बुलेट निकला होगा, तो आपसे पूछ रहे बेटा बुलेट की स्पीड बताओ। यह है क्वेश्चन आपका, ठीक। तो इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे बेटा, सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराया होगा तो क्या इस कोलिजन में इसके पास कुछ वेलोसिटी आई? बिल्कुल आई। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका मास पता है, ये कितना हाइट गया ये पता है, तो मुझे पता चल गया कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट इसने वर्क डन कितना किया है। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब हाफ मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी इंटू एच। तो हाफ इंटू 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 4 इंटू 10 इंटू 0.2। ये 2 2 जा 4 और बेटा ये दोनों खत्म हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो पता चल चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, ब्लॉक और बुलेट के बीच में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो, यानी कि नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब बेटा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बराबर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डैश प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का डैश। तो ये बेटा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 600 प्लस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टकराने से पहले कोई वेलोसिटी था ही नहीं उसके पास, इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यही निकालना है बेटा आपको, प्लस मास है बेटा 4 और वेलोसिटी कितना 2, 4 2 जा 8 और यहां पर देखो बेटा 1 2 3 गया तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए तो बेटा आपको मिलेगा यहां पर 4 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो कि आएगा बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए आगे बढ़िए बेटा, क्या कह रहा है बेटा, which of the diagram shows the most closely the variation of kinetic energy of earth as it runs around the sun in its elliptical orbit। देखो बेटा ये सन है और ये आपका अर्थ है। जब ये अर्थ रोटेट करता है बेटा, जब दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी कम रहेगी और वेलोसिटी कम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, और जैसे जैसे ये पास आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वापस से अर्थ क्या होगा, दूर हटेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस से घटने लगेगी। तो ये देखो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है समय के साथ, गलत। फिर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा फिर घट गया फिर खत्म हो गया, नहीं बेटा। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये हो सकता है लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है बेटा कि कभी ना कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, अर्थ हमेशा रोटेट करता रहता है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग डाउन फ्रिक्शन। देखो बेटा यहां पर है बॉडी, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल डायमीटर AB इक्वल टू D, द हाइट H इज इक्वल टू। बेटा देखो अगर कोई ब्लॉक यहां पर है जिसका मास M है, ठीक, और ये यहां से स्लाइड करता हुआ यहां पर जाए और एक कंप्लीट सर्कल कर जाए, तो एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट बॉटम टू कंप्लीट सर्कल अंडर रूट 5 GR।
क्या होना चाहिए बेटा, √5g होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी उसको मिलेगी कहां से, ये वेलोसिटी बेटा इसको मिलेगी कहां से, नीचे गिरते टाइम इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा, m इंटू जी इंटू एच। ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, मतलब 5 इंटू जी, और r की जगह पे, रेडियस की जगह पे d/2 लिख सकते हैं हम लोग। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, आपसे कह रहा है बताओ h की वैल्यू बताओ, तो mg और mg गया, तो आपको क्या मिला बेटा, h इक्वल टू 5/4d, h इक्वल टू 5/4d, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। A ring of mass m can slide over a smooth vertical rod as shown in the figure. The ring is connected to a spring of force constant k दिया हुआ है, where r 2r is the natural length, ठीक है, of the spring. The other end of the spring is fixed to the ground at the horizontal distance 2r from the base of the rod. क्या पूछ रहे हैं आपसे? The mass is released at a height 1.5 r. The velocity of the ring as it reaches the ground. देखो बेटा, सबसे पहली बात यहां पर है आपका रिंग, ठीक है, तो कह रहे हैं कि रिंग की वेलोसिटी क्या होगी जब वो बॉटम पे पहुंचेगा यहां पर। तो अब मुझे पहले एक बात बताओ, अगर ये 2r है और ये 1.5r है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 4r स्क्वायर प्लस 2.25r स्क्वायर, तो ये कितना होगा बेटा, 6.25, और 6.25 को लिख सकते हैं 2.5r, 2.5r, यानी कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है बेटा 2r, और यहां पर ये कितना एक्सटेंडेड है, 2.5r, तो डेल्टा x स्प्रिंग में कितना है, 0.5r, यानी कि स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है बेटा, 0.5r। ठीक, अच्छा, अब अगर आप इसको छोड़ोगे तो यहां पर दो चीजें होंगी बेटा, एक तो इस रिंग का खुद का कुछ मास है, तो ये नीचे गिरेगा, बोलो हाय, सेल्फ वेट की वजह से कुछ गिरेगा नीचे, साथ में ये जो स्प्रिंग है बेटा वो भी अपने नेचुरल लेंथ को पाना चाहेगा, तो भी वो इसको नीचे गिराएगा, बोलो हाय, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को बनाए कैसे, अगर यहां पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो हमें एक ही चीज देखना पड़ेगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। क्या लिख रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स, तो हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल में इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी तो ये लिखेंगे, वर्क डन कौन कौन करेगा बेटा, एक तो करेगा mgh, और h कितना बेटा 1.5r, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम, mg और 1.5r mgh, प्लस और कौन करेगा बेटा, स्प्रिंग करेगा, स्प्रिंग कितना वर्क करता है, हाफ k डेल्टा x स्क्वायर, तो हाफ k डेल्टा x स्क्वायर मतलब 0.5 r का होल स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू m g 1.5 r प्लस हाफ k की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 mg अपॉन r, 4 mg अपॉन r, और ये हो गया 0.5 r का होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखो बेटा तो m और m कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 इधर हो गया, और इस 2 को अगर मैं इधर भेजूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 3gr प्लस 4gr इंटू 0.25r स्क्वायर। इसको अगर काटा जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको बेटा 3gr प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, तो आपको मिल जाएगा बेटा 4g इंटू 0.25r। तो अगर बेटा देखो 4 का मल्टीप्लाई 0.25 में करोगे तो 1 आएगा, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 4gr, तो v बराबर 2 अंडर रूट gr,
v इक्वल टू टू अंडर रूट जी आर, टू अंडर रूट जी आर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, a particle of mass m is moving with a velocity v1, it is given an impulse such that the velocity becomes v2, then the magnitude of impulse is equal to, बेटा impulse equal to change in momentum, तो j इक्वल टू m v2 डैश माइनस v1 वेक्टर। ठीक, m v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक, आगे बढ़िए। A ship of mass इतना है, इनिशियली एट रेस्ट है, is pulled by a force इतना है, डिस्टेंस 3 मीटर है, assume that the resistance due to water is negligible, the speed of the ship, बेटा ए निकाल लो। तो सबसे पहली बात मास है बेटा m इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 7, इनिशियली एज रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद कह रहे हैं बेटा फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, थ्रू अ डिस्टेंस s कह रहा है बेटा कितना 3 मीटर, assume that the resistance due to the water is negligible, the speed of the ship। तो एक काम करते हैं बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन कितना होगा बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 3 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m 3 इंटू 10 टू पावर 7 और v स्क्वायर। बेटा फाइनल वाला तो कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगा, और इनिशियल वाला क्या बहुत जीरो, इनिशियल वाला जीरो, तो कितना आएगा बेटा 5 तो 15 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 7 इक्वल टू कितना v। तो बेटा ये 30 हो गया, 310 हो गया, और ये हो गया आपके पास 415, तो 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 इक्वल टू v। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल टू v 0.01 मीटर पर सेकेंड, 0.01, 0.01, ये 0.1 आ रहा है कुछ कमी। हाँ बेटा एक जीरो आएगा तो 4 के बाद ये 5 होगा ना, ये 5 होगा और ये 7 है, 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहां पर 1 है। एक बार वापस बेटा कैलकुलेशन इसका चेक करना बेटा, यही आएगा, इसका सी आएगा, मैंने किया हुआ है, इसको आपने एक बार क्रॉस चेक करना है। ठीक, a 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed is 1000, exhaust speed का मतलब ये हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड, if the mass of the gas is ejected per second to supply the thrust need to overcome the weight of the rocket। बेटा वेट ऑफ द रॉकेट क्या होता है mg, mg होता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर इस रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजना है तो बताओ dm अपॉन dt क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ मास रिलीज। तो अगर हमने देखा बेटा कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा dv अपॉन dt, प्लस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट छोड़ देंगे बेटा और मास को डिफरेंशिएट करेंगे dm अपॉन dt। एक्चुअली में मेरे से यही पूछ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस v dm अपॉन dt इक्वल टू m, और ये क्या बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेट को कवर कर रहा है mg के बराबर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से बेटा, देखो ध्यान से, तो dm अपॉन dt यानी कि कितना मास पर सेकंड रिलीज हो रहा है इक्वल टू mg अपॉन v। तो m कितना है बेटा 600, और g कितना है बेटा, g है 10, और ये कितना है बेटा 1000, तो ये आएगा बेटा कितना 6 kg पर सेकंड, 6 kg पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। A player stops a football weighing 0.5 kg comes flying towards him with a velocity of 10 meters per second. If the impact lasts for 1/5 second and the ball bounces back with a velocity of 15 meters per second, the average force involved। देखो बेटा फोर्स होता है बेटा dp अपॉन dt, और जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इंपल्स के बराबर होता है, और इंपल्स अगर मुझे निकालना हो तो पहले हम लोग मोमेंटम को चेंज निकाल लेते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा इंपल्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अ प्लेयर स्टॉप्स अ फुटबॉल वेइंग 0.5 kg, तो फुटबॉल का मास कितना दिया बेटा 0.5 kg दिया हुआ है, व्हिच कम्स फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ v बराबर कितना बेटा 10, तो मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया बेटा आपके पास 5 kg मीटर पर सेकंड। ठीक, इफ द इंपैक्ट लास्ट फॉर, टाइम पता है बेटा 1/5 सेकंड में, वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, तो अब बताओ द बॉल बाउंसेस बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, बेटा फाइनल मोमेंटम कितना है pf कितना है, मास है 0.5 और वेलोसिटी कितना निकल के क्या है 15 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना आएगा बेटा
7.5 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा 5 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना है 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ही फोर्स होगा, तो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल 7.5 माइनस इनिशियल कितना बेटा 5 और कितना 1/50th सेकेंड में, तो F इक्वल टू कितना मिला 2.5 इंटू 50, जो कि होगा बेटा 25 इंटू 5, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा आपको कितना, तो एक जीरो इधर चला गया 125 ओके। फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तो -7.5। देखो अगर ये ग्लव्स है बेटा और ये फुटबॉल ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ हिट किया तो इसके पास मोमेंटम आया -mv, और जब ये बाउंस करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया mv, इसमें से इसको माइनस करो तो mv माइनस माइनस प्लस mv यानी कि 2mv। तो बेसिकली यहां पर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर ऐड होगा बेटा, तो फोर्स कितना हो गया -12.5 अपॉन इंटू 50 करेंगे बेटा, तो 125 में 125 इंटू 5 करेंगे तो F की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 625। तो ये बात 625 आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक, चलो, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is suspended through the two light spring balances A and B will read। बेटा ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, अगर यहां पर मास सस्पेंड करेंगे तो क्योंकि इस वाले स्प्रिंग को इसने सपोर्ट किया हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर वेट कितना है 4 किलोग्राम, तो ये भी कितना एक्सप्रेस करेंगे 4, दोनों कितना एक्सप्रेस करेंगे 4 kg एंड 4 kg, 4 kg एंड 4 kg। क्लियर? क्या कह रहा है बेटा, टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना होना चाहिए। देखो बेटा अगर तुम देखोगे बेटा तो यहां पर नीचे 60 लगा, ऊपर लगा T2, अगर ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा तो यहां पर भी लगेगा T2, और अगर यहां पर टेंशन T1 है बेटा तो यहां पर लगेगा T1 cos थीटा और यहां पर लगेगा T2 T1 sin थीटा। T1 sin थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, T1 sin थीटा बराबर होगा आपका 60 के साथ, T1 sin थीटा बराबर होगा 60 के साथ, और T1 cos थीटा ये बराबर होगा बेटा किसके T2 के साथ, जो कि है कितना 60, T2 भी कितना बेटा 60। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो T1 से T1 कटेगा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, आएगा 1, tan थीटा में वैल्यू 1 आता है 45 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। फॉर द सिस्टम, देखो बेटा अगर यहां पर फोर्स F1 लगा है तो इस F1 फोर्स की वजह से कह रहा है इधर की तरफ एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर कितना F2, फिर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा कितना बेटा F3। क्लियर है मेरे पास? ठीक है, मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो a, तो अगर मैं पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा F1 माइनस ऑफ F2 इक्वल टू M1a, इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखूंगा मैं F2 माइनस F3 इक्वल टू M2a, इक्वेशन नंबर 2, फिर मैं लिखूंगा F3 इक्वल टू M3a, इक्वेशन नंबर 3। रिवर्स में इस वैल्यू को यहां पे रखो तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा M3a, इधर के रखो तो a M3 प्लस M2, वापस से F2 की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो F1 आपको मिलेगा बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, तो A कितना मिल गया प्यारे बच्चे आपको मिला F1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं F3 की वैल्यू पूछ रही है, तो F3 किसके बराबर है बेटा M3A, तो F3 इक्वल टू M3 और A कितना बेटा F1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 2 kg is suspended from a horizontal beam। ठीक है, टेंशन इन द ईच वायर इज अप्रोक्सीमेटली, दोनों वायर में बेटा टेंशन पूछ रहा है, तो अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूं ये 30, यहां पर देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहे, तो यहां पर भी ये कितना बनेगा बेटा 30 बनेगा और ये कितना बनेगा 60 बनेगा, तो टी का एक कंपोनेंट आएगा t cos 60 और वापस से यहां पर भी t cos 60, t cos 60 डिग्री, तो t cos 60 मिलकर के mg को सस्पेंड कर रहा है बेटा, और मास ऑफ द स्फीयर कितना है 2 है, तो यानी कि ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया, तो 20 इक्वल टू 2t cos 60 डिग्री, तो ये बेटा ये 10 हो गया, तो 10
इक्वल टू टी इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो टी इक्वल टू कितना गया 20 न्यूटन। टी इक्वल टू कितना गया बेटा 20 न्यूटन। टी इक्वल टू कितना, तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 kg ब्लॉक एंड 0.5 kg ब्लॉक मूव टुगेदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस। देखो बेटा ये 1 kg है, 0.5 है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। ईच ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन ऑन द अदर ब्लॉक, यानी कि इसने इसके ऊपर, इस वाले ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसने भी इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा 0.5 kg वाले पे 6 न्यूटन का फोर्स, यानी कि फोर्स इक्वल टू, अगर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाए तो फोर्स लग रहा है 6, मास है 0.5 और एक्सेलरेशन निकालना है ए इक्वल टू 6 अपॉन 0.5, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बेटा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए एंड मास 2 kg। ए और मास 2 के बीच में बेटा कितना है न्यू, न्यू है बेटा आपके पास 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का मास कितना होना चाहिए सो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, यानी कि एफ नेट 0 हो जाए, एफ नेट 0 हो जाए, मूव ना करे मतलब एफ नेट 0 हो जाए। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर अज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस। देखो बेटा अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा mg और यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब mg की वैल्यू T के बराबर होनी चाहिए, mg की वैल्यू T के बराबर होनी चाहिए। साथ में जो T की वैल्यू है, ये जो टेंशन की वैल्यू है, वो पीछे वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो पीछे वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है बेटा न्यू, यानी कि 0.2 इंटू mg कितना बेटा 2 इंटू 10 नॉर्मल, बेटा ये mg इधर होगा 20 इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना 20, तो ये अगर 20 ठीक, और इसका mg कितना बेटा, मास कितना है बी वाले का, अच्छा यही पूछ रहे हैं। तो आप देखो बेटा इस t की जगह पे यहाँ पे mg रखो, तो mg इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 10, g की वैल्यू वापस रख दो बेटा 10 से 10 कैंसिल होगा, तो ये होगा m की वैल्यू 0.4 kg, m की वैल्यू 0.4 kg, ऑप्शन नंबर ए, m की वैल्यू 0.4 kg, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है बेटा, द ब्लॉक ऑफ द वॉल, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, देखो बेटा अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन लग रहा है, जस्ट होल्ड द ब्लॉक इन स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। अगर इसको इस तरह से पकड़ के रखा है तो इधर के ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, यानी कि यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा न्यू 0.2 लग रहा है। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक का वेट कितना है, चलो ध्यान से देखिए बेटा, मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है और वेट कितना है g है, ये होगा w, और कह रहा है बेटा अगर ये स्टेशनरी है तो ये वाला, ये जो नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो यानी कि mg विल गेट बैलेंस बाय न्यू इंटू n, तो mg बैलेंस होगा बेटा 2 से, तो वेट पूछ रहा था, ये आएगा 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 2 न्यूटन बैलेंस करेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 45 डिग्री, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी and the plane varies as nu equal to 0.3x, where x is the distance traveled down the plane, the body will have maximum speed। देखो बेटा एक बॉडी है 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन से, रेस्ट से नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करता है, और कह रहा है कि यहां पर जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है न्यू की वैल्यू वो कितना है 0.3x है, यानी कि न्यू जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है एक्स के हिसाब से। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कि बॉडी के पास स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाए। अगर स्पीड मैक्सिमम हो जाना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, बोलो हाँ, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तभी तो स्पीड मैक्सिमम पहुंच चुका है। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एफ नेट 0 तब होगा जब नीचे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स आपस में बराबर हो जाए। तो नीचे वाला फोर्स कितना होता है बेटा, अगर कोई m मास का ब्लॉक हो तो यहां पर लिखेंगे mg sin थीटा, mg sin 45, और ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, न्यू एस एन की, न्यू एस एन की, न्यू एस एन की, न्यू एस एन, और एन कितना होगा mg cos थीटा।
mg cos थीटा। तो mg से mg अगर मैं कैंसिल कर दूं तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होगा और न्यू एस की वैल्यू 0.3x होगा और cos थीटा की वापस से वैल्यू बेटा 1/√2 होगा। तो यहां पर 1 आ गया तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू बेटा आपके पास आ चुका है √2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना है बेटा 1/0.3। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 10/3 आएगा, तो ये आएगा बेटा 3.33 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे क्या करें बेटा, टू ब्लॉक ऑफ मास m 10 kg and 50 kg are free to move as shown in the figure. The coefficient of static friction between the blocks is 0.5. यहां पर जो फ्रिक्शन है बेटा वो है 0.5 and there is no friction between the mass and ground. यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। A minimum horizontal force F is applied to hold the mass m that is equal to, कह रहा बेटा यहां पर मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो देखो बेटा अगर इस वाले ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो नीचे लगने वाला जो mg होना चाहिए वो ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ यार, ठीक है सर। तो f की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालूं, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो f इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा f अपॉन स्मॉल m 10 और ये 50 यानी कि 60। ये आ चुका है सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये क्या आ चुका है बेटा, सिस्टम का एक्सेलरेशन। क्लियर, ठीक है सर। यानी कि ये पूरा का पूरा मास इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर मैं केवल इस वाले ब्लॉक को एफबीडी बनाऊं, केवल मैं इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं इसका, तो इधर से लगा F और इधर से लगा नॉर्मल रिएक्शन N और ये है मास M और इसका एक्सेलरेशन किधर है बेटा A। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो F माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F माइनस एन इक्वल टू मास है M और एक्सेलरेशन F अपॉन 60। तो अगर मैं n की वैल्यू चाहूं तो मैं लिख सकता हूं F 1 माइनस m अपॉन 60। देखो n इधर जाएगा, ये पूरा सिस्टम इधर आएगा, F बाहर किया 1 माइनस m अपॉन 60, ये n मिल चुका है। और अगर n मिल चुका है तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन हो चुका है। हमें चाहिए क्या, mg बराबर होगा किसके बेटा, न्यू एस यानी कि 0.5 और n, और n कितना है बेटा F 1 माइनस m अपॉन 60। हमें f की वैल्यू चाहिए, तो आइए सॉल्व करते हैं बेटा। m क्या है बेटा 10 है, तो 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 0.5 इंटू f 1 माइनस 10 अपॉन 60 यानी कि 50 अपॉन 60। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 और इक्वल टू 25f। तो f इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6000 अपॉन 25। देखो ये 3 और ये 525, ठीक एकदम सही है। तो 525 और 5 12 1200 एंड हो गया बेटा ये 5 2 10 5 4 20 240 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 240 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट, what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move। इसको मूव नहीं करना है, तो इसको मूव नहीं करना है मतलब इधर वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए। तो इधर वाला फोर्स कितना होगा बेटा, देखो ये ऐसे लग रहा है 60 डिग्री के ऊपर, ऐसे लग रहा है 60 डिग्री ऊपर। F का एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और एक नीचे आएगा F sin थीटा, साथ में इसका mg भी तो लगेगा। बोलो है ना, यानी कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा F sin 60 √3/2 प्लस mg √3 इंटू 10, तो 10 √3 ऊपर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे F की वैल्यू ही पूछ रहा है बेटा। आगे बेटा आगे वाला फोर्स कितना है F cos 60 यानी कि F/2 और ये किसके बैलेंस होना चाहिए, इक्वल टू न्यू एस एन के। तो न्यू एस कितना बेटा 1/2 √3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है F √3/2 प्लस 10 √3। ये
अब बेटा मुझे एफ के लिए इसको सॉल्व करना है, तो हम एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एफ इधर रहने देते हैं, 2 को इधर भेजो, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, √3 से √3 भी कैंसिल होगा। ओके, ये यहां पर कुछ ज्यादा गड़बड़ हुआ है, यहां लिखो बेटा एफ cos 60 मतलब 1/2 इक्वल टू एफ √3/2 प्लस 10√3 न्यू एस, यानी कि न्यू एस की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 √3, 1/2 √3। अगर 2 से 2 देखोगे कट जाएगा बेटा, तो f इक्वल टू क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई करो, तो f √3/2 √3 प्लस 10√3/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो अगर मुझे f चाहिए तो इसको इधर भेजो, तो यहां मिलेगा f/2 इक्वल टू 10, तो f इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन, f इक्वल टू 20 न्यूटन। ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना आप लोग। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ banked रोड एज शोन इन द फिगर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन विल बी। देखो बेटा सेंट्रीपिटल, जब कोई बैंक रोड होता है ना, ये एंगल थीटा है, यानी कि इस रोड को ऐसा हॉरिजॉन्टल न रखते हुए इसको एक थीटा एंगल पे उठा के रखा गया है, जिससे कि ये कार को घूमने के लिए, गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आसानी से मिल जाए। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसे करके एन, जो कि ये थीटा, ये क्वेश्चन का पार्ट है, एन कॉस थीटा इधर, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा एन साइन थीटा। क्लियर? और अगर तुम फ्रिक्शन देख रहे हो तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है बेटा, यहां पर एंगल थीटा है, देखो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा रोड के अलोंग, फ्रिक्शन हमेशा रोड के अलोंग लगेगा। एफ लगा है ऐसे या थीटा है, तो यहां क्या मिलेगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा मिल गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv² भाई यार। तो इस फोर्स को देगा कौन, सेंटर की तरफ देगा कौन बेटा, मान लो ये सर्कल है और यहां पर कार है, ये घूम रहा है, तो इसको अंदर की तरफ फोर्स देगा कौन, तो देखो एक तो मिल रहा है n साइन थीटा, क्योंकि रोड पे ऐसे घूमना है, तो ये n साइन थीटा सेंटर की तरफ, और साथ में f cos थीटा, तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा, ये दोनों मिलकर के आपको क्या देगा बेटा mv²/r देगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने कराया हुआ है, आपके नोट्स में है, आप नोट्स एक बार क्रॉस चेक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स अ फ्लैट, बेटा मिनिमम वेलोसिटी v मिनिमम इक्वल टू होता है √μ/g। अब मुझे ये कराना पड़े तो दिक्कत है, ठीक कर लेना। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देख रहा हूं, यह है आपका कार, यह है कार, क्या कह रहा है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, जो कि सर्कुलर ट्रैक है, जिसका सेंटर है 10 मीटर, 10 मीटर का रेडियस है इसका बेटा। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफटॉप, बेटा एक बॉब है जिसको सस्पेंड किया गया है रूफटॉप से, कार बाय लाइट वायर ऑफ लेंथ 1.0 मीटर, द एंगल मेड बाय दैट। देखो बेटा ये है बेटा आपका बॉब ऐसे थीटा एंगल पे, अगर कार ऐसे घूम रहा है बेटा, तो ये बॉब इधर की तरफ फील करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना mv²/r, यही फील करेगा। बट अगर ये फोर्स इधर फील कर रहा है तो इसको तो इधर घूम जाना चाहिए, यानी कि कोई तो है जो इसको इधर की तरफ रोक करके रखा है। अगर मैं देखूं तो यहां पर लगेगा mg, और अगर ये टेंशन t है तो आप देखो बेटा ये थीटा है, तो यहां पे लगेगा t cos थीटा, और इधर की तरफ t sin थीटा। बोलो हाय ना। तो कौन कौन किसको बैलेंस करेगा, तो mg बैलेंस करेगा बेटा t cos थीटा को, और t sin थीटा बैलेंस करेगा किसको, mv²/r। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एंगल थीटा कितना है, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 इनको डिवाइड कर दो, तो t से t कटेगा, sin थीटा cos थीटा कितना मिलेगा tan थीटा, और ऊपर आ गया बेटा mv²/r, और नीचे आ गया mg। इसको सॉल्व करो, m से m कट गया, v मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, r मतलब 10 और 10 100, बेटा ये 1 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चे,
तो कह रहे हैं a particle tied to a string describes a vertical circular motion of radius r continuously if it has velocity under 3gr at the highest point then the ratio of respective tension। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। कैसा बेटा? वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक ऐसे। तो कह रहा है कि टॉप पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? √3gr है। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉप पोजीशन पे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, इसका रेशियो बताओ। तो अगर मैं टेंशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो टेंशन इसको हाईएस्ट पॉइंट में मिलेगा कैसे बेटा? एक तो इसके पास mg काम करेगा नीचे की तरफ, एक टेंशन T काम करेगा। ये दोनों मिलकर के इसको क्या देगा बेटा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो T प्लस mg दे देगा बेटा mv²/r। तो T इक्वल टू बेटा v स्क्वायर की वैल्यू 3gr रखेंगे तो आपको मिलेगा 3mgr/r और माइनस mg। तो r से r कट गया बेटा, तो T आया कितना? 2mg। इक्वेशन नंबर 1 ये मिला आपको टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन सारा गेम है बेटा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे निकालने का। अगर मैं कहूं कि मुझे टेंशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट चाहिए तो यहां की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वो इतना काबिल होना चाहिए कि इस ब्लॉक को यहां तक लेकर के जाए और उसको इतनी वेलोसिटी भी दे पाए। सही है कि नहीं? यानी कि लोएस्ट पॉइंट के पार्टिकल के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जो कि इसको यहां तक पोटेंशियल एनर्जी दे दे, प्लस वहां पहुंच करके उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी भी दे दे। तो आपको मिल जाएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू बेटा 2mgr और 3mgr/2। तो 2 2 जा 4, 3 7 mgr अपॉन 2। तो अगर आप m से m कैंसिल करोगे, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो vl की वैल्यू मिल जाएगी आपको √7gr। कितना मिल गया? 7gr। और लोएस्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी की बात करो तो mg लगेगा नीचे और टेंशन लगेगा ऊपर, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन t माइनस mg ही आपको देगा बेटा mv²/r। तो t इक्वल टू mv²/r अगर मैं देखूं तो v मतलब 7gr अपॉन r और प्लस mg, तो आपको मिलेगा t बराबर 8mg। लोएस्ट पॉइंट आपसे पूछ किसका रहा बेटा? हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट कितना है बेटा? 2mg अपॉन 8mg। mg से mg कट गया, 1:4 आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, a body of mass 2 kg travels according to the law of this, the force acting on the body at t equal to 2 सेकेंड। देखो बेटा, तो x इक्वल टू आपके पास है pt प्लस qt स्क्वायर प्लस rt क्यूब, और आपसे पूछ रहा है बेटा फोर्स बताओ। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लो। तो dx अपॉन dt कितना होगा बेटा? p प्लस 2qt प्लस 3rt स्क्वायर। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये हो गया बेटा 0 प्लस 2q प्लस 6r इंटू टी। तो एक्सेलरेशन देखो 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी बेटा? 4 प्लस 6 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू बेटा 5 और टी कितने पे बेटा? 2 सेकेंड पे। तो 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 और 10 इंटू 6 60 मिला गया कितना? 68। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया? 68। और बेटा मास कितना है? 2। तो फोर्स कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 68 इंटू 2 आपको मिल जाएगा बेटा 136। नेक्स्ट, a block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section। बेटा देखो ऐसा है, ये y ये x, y की वैल्यू x³/6 दिया हुआ है, यानी कि ये कुछ कर्व ऐसा है बेटा, ऐसा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, यानी कि यहां पर अगर इसका कोएफिशिएंट 0.5 लिया जाए, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, यानी कि ब्लॉक को यहां पर मैक्सिमम कितने हाइट तक रखा जा सकता है, कितने हाइट तक मैक्सिमम रखा जाता है कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। स्लिप ना करने का सिचुएशन क्या है बेटा? इधर की तरफ वाला फोर्स mg sin थीटा,
और फ्रिक्शन की वजह से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स न्यू एस एन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देना चाहिए। बोलो हायर, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि इस केस में हमें थीटा नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 6, 3 2 जा 6, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो हायर। और dy बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। स्लोप मिला tan थीटा, tan थीटा मिला आपको कितना बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2। स्लोप मिला tan थीटा और tan थीटा मिला आपको कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है सर। अब इधर लग रहा है बेटा mg sin थीटा, जो कि इक्वल होना चाहिए किससे, न्यू एस, और न्यू एस कितना बेटा 1/2, और n कितना है बेटा mg cos थीटा, mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल होगा, तो यहां मिला tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला 1/2। तो एक जगह आपको मिल रहा है tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक जगह मिल रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू 1/2 मिला, क्या हमें x की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिला? बोलो हां। और अगर हमें x की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिला तो यहां पर रखो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा 1/6। y की वैल्यू क्या मिलेगा 1/6, और ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, block A of mass m and block B of mass 2m are placed on a fixed triangular wedge of mass inextensible string frictionless pulley. The wedge inclined 45 degree to the horizontal on the both sides. If the coefficient of friction between the block A and wedge is 2/3 and the between the B and surface is 1/3, इसका एक्सेलरेशन बताना है A का। बेटा यहां पर फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। यहां पर फोर्स कितना लगेगा 2mg sin 45 मतलब √2, 2mg बाई √2। और अगर मैं यहां की फ्रिक्शन की बात करूं तो ये कितना लगेगा बेटा 1/3 न्यू mg बाई √2, mg cos 45, यहां पर cos 45 लगेगा, cos 45 की वैल्यू भी √2 होता है, ठीक। बट यहां पर 2mg रहेगा ना, यहां पर 2mg रहेगा। अब इसके पास जो फोर्स लगेगा बेटा वो कितना लगेगा mg बाई √2 mg, यहां पर 2mg लग रहा था, और इसका फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा mg 2/3 mg बाई √2। बेटा खींचने वाला फोर्स कितना हो रहा है, नेट खींचने वाला फोर्स, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो 2mg बाई √2 माइनस mg बाई √2, 2mg बाई √2 माइनस mg बाई √2। तो आप देखोगे mg बाई √2, 2 माइनस 1 1, ये बेटा नेट खींचने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स। और रोकने वाला फोर्स क्या है 2/3 mg √2 और 2/3 mg √2, क्या मिल रहा है 2/3 mg बाई √2 प्लस 2/3 mg बाई √2, ये दोनों रोकने वाला फोर्स है बेटा, तो ये क्या होएगा 4mg बाई 3 √2। अगर तुम इस रोकने वाले फोर्स को कंपेयर करो खींचने वाले फोर्स से, तो आपको क्या दिखेगा कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो चुका है एक्सिलरेटिंग फोर्स से, इस वजह से ये पूरा सिस्टम किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है देखो, 2 monkeys of mass 10 kg and 8 kg are moving along a vertical rope which is light and inextensible. The former climbing up, ये वाला बेटा ऊपर चल रहा है, with an acceleration of 2 meter per second square, while the latter coming down, ये नीचे आ रहा है बेटा, with a uniform velocity of 2 meter per second. Find the tension in the Newton. देखो बेटा कह रहा है थ्रेड में टेंशन की वैल्यू बताओ, टेंशन की वैल्यू बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, और ये बंदा नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं कहूं कि जो खींचने वाला फोर्स है वो T है और जो रोकने वाला फोर्स है वो कौन है बेटा, इस बंदर को कौन रोक रहा है, इस वाले मंकी का मास है 10 kg प्लस 8 kg यानी कि 10 100 और 80 180। तो खींचने वाला फोर्स टेंशन सपोर्ट करके रखा है दोनों को, और रोकने वाला फोर्स 180, बट एक्सेलरेट कौन कर रहा है ये वाला, तो 10 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस इसका मास है बेटा कितना 8 इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करो तो t माइनस 180 इक्वल टू 10 है, और a की वैल्यू कितना दिया बेटा 2, क्या मिलेगा t माइनस 180
इक्वल टू 20, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपका सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे आपके टेस्ट के लिए। पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, आपको हेल्प करेगा ये टेस्ट। और अच्छे क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगा हर एक टेस्ट में। तो अपना तैयारी इसी लेवल पे रखना बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, जय हिंद।